Hello, students. I am before you Sushil Kumar Jain. Easy to grasp series for social science. Social lesson, social legislation, सामाजिक कानून. सोशल इविल्स वर इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयाँ. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड there were the many evils in the Indian society. What were they? We will talk about. Female infanticide, the practice of killing infant girls. Female infanticide, the practice of killing infant girls. कन्यावत, लड़की का जन्म होने पर उसे मार देना, ये एक बहुत ज़बरदस्त इविल थी, सामाजिक बुराई थी. सेक्रीफाइस एट द इन्फेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, मासूमों की बलि देना. पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा. सती प्रथा, सतीदाह और सती, बर्निंग ऑफ द विडो ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड. सती प्रथा या सतीदाह या सती युवती यदि विधवा हो जाए तो उसे अपनी पति की चिता के साथ जलना होता था या मजबूरन जला दिया जाता था. देखिए 1987 तक यह होता रहा. रूप कुंवरबाई 14 साल की बालिका को 1987 में भी सती होना पड़ा था और उस पर बहुत बवाल मचा था. इन बंगाल प्रेसिडेंसी अलोन 8,134 cases of the sati were recorded from 1815 to 1828. अकेले बंगाल प्रांत में सन 1815 से 1828 के बीच 8,134 सती प्रकरण दर्ज किए गए. कितनी संख्या होगी आप सोच लीजिए. अब देखिए इसमें क्या हुआ, क्या कानून लाए गए. बैनिंग ऑफ दिस बर्बरस practice in 1829 by William Banting was the Governor General. 1829 में विलियम बैंटिंग जो गवर्नर जनरल थे कंपनी के, उन्होंने इस पे बैन लगा दिया. द पावरफुल कैंपेन लॉन्च्ड बाय राजा राममोहन राय हेल्प्ड इन द बैनिंग ऑफ सती प्रैक्टिस. और इस कार्य में राजा राममोहन राय ने ज़बरदस्त मदद की ब्रिटिश गवर्नमेंट की और इसको बैन करवाया. इस बर्बरतापूर्ण रिवाज पर सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग द्वारा कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया. इस कार्य में समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने प्रचार प्रसार कर सरकार की सहायता की. देखिए समाज सुधारक थे, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की. हम आगे चलते हैं. द एफर्ट्स ऑफ द ईश्वर चंद विद्यासागर, ये भी हमारे क्या था, एजुकेशनिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे. ये वो स्कॉलर्स थे जिन्होंने स्टडी की, समाज को जाना और इन्होंने समाज को ऊपर उठाने में, समाज में सुधार लाने में बहुत मदद की. द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर, द गवर्नमेंट पास द विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856. ईश्वरचंद विद्यासागर गवर्नमेंट से विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाने में सफल रहे. विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856. 1856 में भारत में विडो, विधवा पुनर्विवाह कानून बना. समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से शासन ने सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया. बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यहीं से शुरू होता है. इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का एक्सपांशन, आधुनिक शिक्षा का आरंभ. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता मदरसा 1781, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई. ये सब जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इवेंट्स है इन्हें आपको लर्न रखना है, बार बार इन्हें पढ़ना है, बार बार मेरे इस वीडियो को सुनना है, ठीक है, और आपको हमेशा के लिए याद रखना है. फोर्ट विलियम कॉलेज ऑफ कोलकाता 1801, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बना.
प्रोविजन ऑफ ₹1 लाख फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1813। 1813 में भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविज़न किया गया। सन 1813 में कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए ₹1 लाख खर्च करने का प्रावधान रखा गया। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ऑफ लॉर्ड मैकाले वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1835 बाय लॉर्ड मैकाले इन इंडिया। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की, और ये जो थी, जो अभी तक इसी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पे इंडियन एजुकेशन चला आ रहा है। लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 में भारत में लागू की गई। लॉर्ड मैकाले ने क्यों किया? मेन एम ऑफ दिस सिस्टम वाज द प्रोडक्शन ऑफ पीपल हु कैन सर्व ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी बाबू तैयार करने थे जो उनके सरकारी कामकाज में हाथ बटा सके। एक्चुअली में पढ़े लिखे गुलाम उनको चाहिए थे जो यस सर कहा करे। इस तरीके से हमारे यहाँ क्या हुआ, ये पूरा सिस्टम जमा एजुकेशन का। हम आगे चलते हैं इसी में, चैप्टर में क्या कहता है चैप्टर इन 1844 ब्रिटिश डिक्लेयर टू गिव जॉब इंडियन पीपल हु गेट्स मॉडर्न एजुकेशन। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कह दी कि जो मॉडर्न एजुकेशन को जो इंडियन पीपल मॉडर्न एजुकेशन एडॉप्ट करेंगे, उसको सीखेंगे, है ना, पास करेंगे, तो उन्हें जॉब में लिया जाएगा। सन 1844 में सरकार ने घोषणा की कि अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। स्ट्रगल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब बात यहाँ से जब हम पढ़ लिख गए, जब हमें समझ में आने लग गया, हमने दुनिया को पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ की सोशल कंडीशन को पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ के सिविक सेंस को पढ़ना शुरू कर दिया। जब हमारे स्कॉलर्स पढ़ के आए तो उन्हें कुछ समझ में आया कि इंडिया में क्या हो रहा है। स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यहाँ से ब्रिटिश शासन से संघर्ष का पायदान शुरू हुआ। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज नियरली कंप्लीटेड बाय 1856। 1856 तक ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को जीत लिया था। अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी तक भारत पर लगभग पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। शायद ही ऐसा कोई वर्ष बीता हो जब देश के किसी न किसी भाग में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष ना हुआ हो। 1757 से लेके अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में हमेशा से संघर्ष चलता रहा, चाहे वो छोटा हो, टुकड़े में हो, है ना, उसका इम्पैक्ट नहीं आया, ऊपर संघर्ष चलता रहा। देयर वाज हार्डली अ ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन देयर वाज नो स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री और द अदर। ऐसा कोई वर्ष नहीं निकला ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश कंपनी के काल में, कि जहाँ पर कभी भी किसी भी वर्ष में किसी भी जगह या किसी दूसरी जगह, है ना, किसी भारतीय समूह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से संघर्ष नहीं किया हो। संघर्ष किया। देखिए, रीजन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष क्यों हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष। रीजन्स ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के से संघर्ष के कारण क्या थे? पहला देखिए, बंगाल पर अधिकार, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अपने उसमें लिया, रूल में लिया, उस पर कब्जा किया। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, किसानों का शोषण। देखिए, बंगाल पे कब्जा किया, किसानों पे शोषण शुरू कर दिया, किसानों का शोषण कर दिया। आदिवासियों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। अब असंतुष्ट राजा, अनसेटिस्फाइड किंग्स, असंतुष्ट सिपाही, अनसेटिस्फाइड सोल्जर्स। देखिए, किंग्स तो इसलिए थे कि ड्यूल शासन प्रणाली थी, सब्सिडारी अलायंस था, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी, महालवाड़ी, रेवेन्यू का पूरा सिस्टम तो किंग से उन्होंने छीन लिया था, वो कलेक्ट करते थे। राजा तो सिर्फ एक पपेट रह गया था। असंतुष्ट सिपाही थे, असंतुष्ट जमींदार, अनसेटिस्फाइड जमींदार एंड चिप्स, जो मुखिया थे,
जो जमींदार थे वो अनसेटिस्फाइड थे। शिल्पियों और दस्तकारों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश कंपनी ने जब से बिजनेस शुरू किया तो हमारे यहाँ का बिजनेस पूरा फेल हो गया। सन्यासी एवं धर्मगुरु का अनसेटिस्फाइड सन्यासी एंड रिलीजियस लीडर्स, क्योंकि सोशल रिफॉर्म शुरू हो गए थे, इसलिए ये जो जितने भी थे बंगाल पे अधिकारी, ये सब रीजन्स थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने के, उनके विरुद्ध संघर्ष करने के। ड्यू टू द माल प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रिटिश, कॉमन पीपल अल्सो वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के द्वारा शोषण और कुशासन से आम आदमी भी उसके विरुद्ध हो गया था। चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे संघर्ष चला। देखिए, संघर्ष चला फ्रॉम 1765 टू 1856 तक। इसको बोलते हैं अर्ली संघर्ष। अर्ली स्ट्रगल, आरंभिक संघर्ष फ्रॉम 1765 टू 1856, 1765 से 1856 तक क्या चला। द फर्स्ट मेजर स्ट्रगल, पहला बड़ा संघर्ष, स्ट्रगल लेड बाय सन्यासी एंड फकीर्स, सन्यासियों एवं फकीरों का विद्रोह। 50,000 रिबेल्स एंड पीसेंट्स फॉर्म्ड देयर आर्मी विथ सन्यासी एंड फकीर। 50,000, 50,000 विद्रोहियों, किसानों और सन्यासियों ने तीर्थों के आसपास अपनी सेना बना ली। इट टुक द ब्रिटिश अबाउट 30 years टू पुट एन एंड टू दिस स्ट्रगल। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को 30 वर्ष लगे, और इस पे हमारे कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा, और उसी में से हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम लिया गया। बहुत गजब का उपन्यास है, उस पर फिल्म भी बनी आनंद मठ पे। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल था। ऑन द स्ट्रगल ऑफ दिस, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्ट्रगल, द ग्रेट संस्कृत बंगाली पोएट बंकिम चंद्र चटर्जी wrote a novel आनंद मठ, फ्रॉम विच अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम was taken too। सन्यासियों और फकीरों के संघर्ष पर वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है, जिस पर आनंद मठ नाम से फिल्म भी बनी है। अ फिल्म वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द आनंद मठ। कोट्टा बोमन स्ट्रगल, इसके बाद आता है कोट्टा बोमन स्ट्रगल। इन त्रिनवेली of Tamil Nadu, led by the Moruddu Pandian, due to his refusal against the British to accept British paramountcy. He had been fighting against British from 1792 to 1799. In 1799, he was defeated and killed by British. Kotta Boman was the name of the king of the Trinuvali. देखिए, कोट्टा बोमन संघर्ष 1792 से 1799, त्रिवेली तमिलनाडु। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे मुरुद पांडियन। कोट्टा बोमन का अंग्रेजों की अधीनता न स्वीकार करना इस विद्रोह का मुख्य कारण था। 7 वर्षों तक कोट्टा बोमन अंग्रेजों के विरुद्ध 7 वर्षों तक लड़ता रहा, और 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे पराजित कर दिया, मार डाला। इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। स्ट्रगल ऑफ पाइचेर राजा 1804 टू 1806, उड़ीसा। कहाँ का है पाइचे राजा? उड़ीसा। पाइचे राजा का विद्रोह 1804 से 1806, क्षेत्र उड़ीसा। द स्ट्रगल लेड बाय द किंग ऑफ द कुर्द एक जगह है, एंड आफ्टर दैट जंग बंधु ड्यू टू द टैक्सेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ओवर कुर्द। Jangbandhu captured Puri in 1817, but at the end the struggle was totally suppressed by the Britishers. यह विद्रोह सर्वप्रथम कुर्द के राजा और उसके बाद जंगबंधु द्वारा जारी रखा गया, जिसका कारण ओडिशा पर अंग्रेजों का अधिकार और करारोपण था। 1804 से 1806 तक असफल संघर्ष जारी रहा, किंतु 1817 में जंगबंधु ने पूरी पर कब्जा कर लिया, किंतु अंततः ब्रिटिश विद्रोह को कुचलने में समर्थ हुए।
Struggle of Vellore by Sipais and sons of the Tipu Sultan from 1806 to 1824. After the death of the Tipu, his sons had been settled by the British in Vellore. टीपू सुल्तान के मरने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टीपू सुल्तान के सन्स को वेल्लोर में सेटल कर दिया था. देयर प्रेजेंस इन वेल्लोर वाज इंस्पायरेशन टू द सिपाहीज स्टेशनड देयर. द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड. सबसे बड़ी बात है कि वेल्लोर में टीपू सुल्तान के राजकुमारों का वहाँ रहना वहाँ के सिपाहियों को प्रेरणा देता रहा, क्योंकि टीपू सुल्तान ने 30 सालों तक साउथ इंडिया में अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश कंपनी को बढ़ने से रोका, ज़बरदस्त स्ट्रगल किया. तो सिपाहियों में एक प्रेरणा थी और ये रिवोल्ट हुआ पर इसको सप्रेस कर दिया गया. The uprising was suppressed by the Britishers by the troops sent from the Arcot, while 350 Sipais were killed and 500 taken prisoners. 117 British soldiers were killed in this uprising. वेल्लूर का संघर्ष टीपू के पुत्र और सिपाही 1806 टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसके बेटों को अंग्रेजों ने वेल्लूर में बसाया था. वेल्लूर में उनकी उपस्थिति कंपनी को और वहाँ के सिपाहियों को प्रेरणा प्रदान करती थी. उनके संघर्ष को आरकाट से भेजी गई फौज ने कुचल दिया. इस संघर्ष में 117 अंग्रेज सैनिक मारे गए, 350 सिपाही मारे गए और 500 बंदी बनाए गए. रिवोल्ट ऑफ द फराजिस वेस्ट बंगाल फ्रॉम 1804 to 1860. लीडर्स शरीयत उल्लाह एंड दुद्दू मियाँ. Reasons: bad effects of British on Islamic religion and the society. And in 1857, Duddu Miah was arrested and died in 1860. It was also called the Holy War of Jihad. After some time, it joined Bahavi Revolt, फेराजी आंदोलन पश्चिम बंगाल 1804 से 1860. नेता शरीयत उल्लाह और दद्दू मियाँ. कारण ब्रिटिश शासन का इस्लाम और समाज पर पूरा बुरा प्रभाव और मुस्लिम शासन की पुनर्स्थापना की आकांक्षा. अंत 1857 में दद्दू मियाँ गिरफ्तार, 1860 में उनकी मृत्यु. इस संघर्ष को धर्म युद्ध जिहाद का नाम दिया गया. बाद में ये बहावी आंदोलन में समाहित कर लिया गया. चलते हैं आगे. अब आ जाते हैं वहाबी रिवोल्ट नॉर्थ एंड साउथ इंडिया फ्रॉम 1820 to 1870. देखिए, वहाबी रिवोल्ट नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में 1820 से 1870 तक. फाउंडर सैयद अहमद बरेलवी. इसके फाउंडर कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी. एम क्या था? थ्रो आउट ब्रिटिश पावर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रैन. ब्रिटिश पावर को भारत से उखाड़ फेंकना और मुस्लिम शासन की वापस से व्यवस्था करना, पुनर्स्थापना करना. पीरियड दिस रिवोल्ट हैड बीन कंटिन्यूइंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर 50 years. 50 सालों तक ये संघर्ष चलता रहा. एंड इट वॉज सप्रेस्ड इन 6th decade ऑफ द 19th century. 1906 में इसका थमाए. 1906 में ये समाप्त हुआ है संघर्ष. बहावी आंदोलन उत्तर दक्षिण भारत सन 1820 से 1870 तक. संस्थापक सर सैयद अहमद बरेलवी. उद्देश्य ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालना और इस्लामिक शासन कायम करने की इच्छा. दिस एंड मेनी अदर एंटी ब्रिटिशर्स स्ट्रगल टुक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट्स, बट ऑल दोज स्ट्रगल्स वर हाउएवर लोकलाइज्ड occurrences. They did not pose a serious threat to the British rule in India. ये और अन्य कई संघर्ष, 150 से ज़्यादा संघर्ष हुए होंगे अंग्रेजों के विरुद्ध, किंतु ये अधिकांश स्थानीय संघर्ष थे, कम क्षेत्र में थे, कम लोग इससे जुड़े हुए थे, अतः अंग्रेजों के लिए कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ. देखिए, अब आता है यहाँ से संघर्ष तो हमेशा से चलता रहा है, पर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सन 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
कौन कौन इसमें शामिल हुआ? किंग्स, चीफ्स, स्कॉलर्स, आर्टिसंस, पीसेंट्स, जमींदार, सोल्जर्स। देखिए, इस सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजा, सरदार, विद्वान, दस्तकार, किसान, जमींदार, सैनिक, सब ने इसमें, कॉमन पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सारी जनता एक होकर ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना था के लिए तैयार हो गई। आगे चलते क्या होता है इसमें? रीजन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857, दिस क्वेश्चन विल बी रेज्ड इन द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द रीजन्स ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857? व्हाट वाज द इमीडिएट काज ऑफ द रीजन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857? देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष के कारण क्या थे? फर्स्ट, डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। पहला, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बाय डायरेक्ट एनेक्सेशन, सब्सिडायरी अलायंस, डक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 3 पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की जो ब्रिटिश शासन का विस्तार करने में यूज़ की जाती थी। सीधे राज्य को हथियाना, सहायक संधि द्वारा राज्य को हथियाना और विलय नीति द्वारा राज्य को हथियाना। ये ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष का कारण था, जिससे किंग्स उनके अगेंस्ट हुए। 1854 झांसी वाज अनेक्स्ड बाय डलहौजी। 1854 में डलहौजी ने झांसी को अपने में ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। 1851, आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड, ब्रिटिश रिफ्यूज टू पेंशन टू हिज एडॉप्टेड सन नाना साहेब। 1851 में बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई है, तो उनके दत्तक पुत्र बाजीराव और नाना साहेब को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेंशन देने से मना कर दिया। सन 1854 में डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश राज के अधीन कर लिया। सन 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र नाना को उत्तराधिकारी मानने और पेंशन देने से इनकार कर दिया। पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ द नोबल्स एंड जमींदार्स। देखिए, डिस्पोजिशन ऑफ जमींदार्स एंड नोबल्स, जमींदारों और सरदारों को पच्युत करके उनके अधिकार छीन लिए गए, तो जमींदार उनके विरुद्ध हो गए। न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, भू राजस्व और प्रशासन की नई प्रणाली जिसने कॉमन पीपल को, आम जनता को परेशान कर दिया। प्लाइट ऑफ पीसेंट्स आर्टिसंस, प्लाइट ऑफ पीसेंट्स एंड आर्टिसंस, किसानों और दस्तकारों की दुर्दशा। फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू इन टर्म ऑफ केस, निश्चित भू राजस्व नगद रकम के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेने लग गई। फोर्स टू ग्रो द केस क्रॉप्स, नगद फायदे वाली फसल बोने के लिए ज़बरदस्ती की गई। कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, व्यापार उद्योगों पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। ये सब कारण थे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के। नेक्स्ट, सोशल में क्या आता है? सोशल फियर क्या था? फियर ऑफ लॉस ऑफ द रिलीजियस एंड कास्ट, धर्म और जाति के नष्ट होने का डर था। ब्रिटिश पॉलिसी एंड एटीट्यूड, ब्रिटिश नीति और उनका आचरण क्या था? सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक सुधार और कुछ सामाजिक कानून, जैसे बैनिंग ऑफ सतीदाह, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, सती प्रथा पर प्रतिबंध था। विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह करवाना, जो कि इंडियन सोसाइटी इसको पचा नहीं पा रही थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिशनरीज स्कूल, मिशनरीज विद्यालयों की स्थापना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। ग्रेवेंसेस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों की शिकायतें। रेशियो ऑफ द इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स 7:8, भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या का अनुपात 7:8 था। इंडियन सोल्जर्स डिडंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू राइज और गेट प्रमोशंस, भारतीय सैनिकों की पदोन्नति के रास्ते बंद थे, उनकी सैलरी, उनका वेतन कम था। क्रिएट डिस्पेरिटी बिटवीन द सोल्जर्स एंड इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स, भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों के वेतन में बड़ा अंतर था, उसके कारण सिपाही उनके विरुद्ध थे। न्यू इनफील्ड राइफल्स विच कार्टेजेस कवर्ड विथ cows and pigs fat as grease, this
कार्टिजेज हैड टू बी ओपन बाय टीथ। नए इनफील्ड राइफल में लोड किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था, जिसे भारतीय सैनिकों को अपने मुंह और दांतों से खोलना पड़ता था। इससे सैनिकों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। ऑन इट्स रिफ्यूजल द सिपाहीज वर किल्ड बाय ब्रिटिश। जिन्होंने इसका विरोध किया वो सिपाही मारे गए। नाउ मेन सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ स्ट्रगल। क्रांति के मुख्य केंद्र और नेता कौन थे? मेन सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। मेरठ कंटोनमेंट 10 मई ऑफ 1857। मेरठ की छावनी वो स्थान था जहाँ से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। मंगल पांडे मेन लीडर थे। मंगल पांडे दिल्ली में बहादुर शाह जफर एंड हिज कमांडर इन चीफ बख्त खान। In 1857, in revolt of 1857, the Indian people adopted the Bahadur Shah Jafar as the leader of the revolt. भारतीय जनता ने रिवोल्ट में, क्रांति में बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट माना। दिल्ली बहादुर शाह जफर और उनके दिल्ली सेनापति बख्त खान थे दिल्ली में। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह 80% शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द रिवोल्ट एंड किंग ऑफ इंडिया। अंतिम मुगल बादशाह 80 वर्ष को सभी ने क्रांति का नेता माना और भारत का बादशाह घोषित किया। कानपुर यूपी नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे एंड अजीमुल्लाह खान। कानपुर में जो लीडर थे क्रांति के वो थे नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खान। लखनऊ यूपी बेगम हजरत महल ऑफ अवध एंड अहमद उल्ला। लखनऊ में जो लीडर थे वो थे बेगम हजरत महल थी और अहमद उल्ला थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई द ग्रेट वॉरियर ऑफ द रिवोल्ट। बरेली उत्तर प्रदेश में खान बहादुर खान द लास्ट सन ऑफ द रुहेलखंड रूलर। बरेली उत्तर प्रदेश में खान बहादुर खान रुहेलखंड के अंतिम शासक का पुत्र था। ये सारे लीडर्स थे। आगे चलते हैं, आ जाते हैं आरा बिहार। बिहार में कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड हिज ब्रदर अमर सिंह। आरा बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह नेता थे क्रांति के। सरदारपुर राजगढ़ धार अमझेरा राणा बख्तावर सिंह अमझेरा में जो थे वो क्रांति के प्रणेता थे। लुधियाना गोरखपुर एंड आजमगढ़ सिख रेजिमेंट ब्रिजेश कदर एंड द यंग सन ऑफ द वाजिद अली शाह। लुधियाना गोरखपुर और आजमगढ़ में सिख रेजिमेंट थी। असम उड़ीसा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार सिंध राजस्थान महाराष्ट्र हैदराबाद पंजाब और बंगाल दिस वर द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857। ये 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र थे। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या रीजन थे? डिस्कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। क्यों? व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष के कारण क्या थे? डायरेक्ट अनेक्सेशन, सीधे राज्य हत्या लेना ब्रिटिश कंपनी का। सब्सिडायरी अलायंस, सहायक संधि करना और उसमें उलझा लेना राजाओं को। जमींदारी खत्म, डिस्ट्रॉइंग ऑफ द पावर ऑफ द जमींदार्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। हेवी टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा करारोपण। रेनेशन ऑफ द पीसेंट्स एंड आर्टिसंस, किसानों और शिल्पकारों का शोषण। ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, सिपाहियों का दुख। और फियर ऑफ द लॉस ऑफ द रिलीजियंस एंड कास्ट ऑफ द धर्म, और जाति भ्रष्ट होने का भय। ये सारे रीजंस थे 1857 की क्रांति के। In 1854, झांसी was annexed by डलहौजी through the doctrine of lapse। सन 1854 में झांसी को अंग्रेजों ने विलय नीति से अपने अधिकार में कर लिया। इन 1851 नाना साहेब was refused the pension that the पेशवा had been getting। इन 1851 में नाना साहेब को अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया। देखिए,
The areas where the uprising was most widespread and very intense and terrible. क्रांति के व्यापकता और शक्तिशाली क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली, अवध, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बिहार। ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर क्रांति इंटेंस थी, बहुत खतरनाक थी। सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल, क्रांति का दमन। दिल्ली, इन सितंबर 1857 कैप्टन हडसन अरेस्टेड बहादुर शाह जफर and sent to him Yangon or Rangoon in Myanmar jail. He was died there in 1862. His sons were beheaded and their heads gifted to the last Mughal emperor. सन 1857 में कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, उसके पुत्रों के सिर काटकर उसको भेंट स्वरूप प्लेट में दिए, उपहार में दिए गए। उन्हें रंगून भेज दिया गया जो बर्मा में है। 1862 में उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। कानपुर, सर ह्यूज व्हीलर सरेंडर्ड बिफोर नाना साहेब बट 17th July he got success to recapture Kanpur and in December 1857 the revolt totally suppressed. सर ह्यूज व्हीलर ने सन 27 जून 1857 को नाना साहब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु 17 जून को कानपुर पर उसने पुनः अधिकार कर लिया। दिसंबर 1857 तक विरोध दबा दिया गया। लखनऊ में इन सितंबर 1858 लखनऊ fell to British troops and Begum Hazrat Mahal refusing to surrender escaped to Nawab. 1858 में सितंबर 1858 में लखनऊ की बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से मना किया और नेपाल भाग गई। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई who fought with great bravery and zeal and became the famous as the Rani of Jhansi was the driven out of the Jhansi with the help of the Tatya Tope. She captured the Gwalior and was killed for their fighting in June 1858. Ara, Bihar, Kuwar Singh died in April 1858 after sustaining a fatal wound. कुंवर सिंह अप्रैल 1858 में मारे गए। रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुरी से लड़ी और तात्या टोपे की सहायता से उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, किंतु वह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। बरेली, ऑन 5 मई 1858 जनरल कम्वेल रिकैप्चर्ड द बरेली। 5 मई 1858 में जनरल कैम्पबेल ने बरेली पर पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे केप्ट द ब्रिटिश ट्रूप्स एंगेज्ड फॉर 2 years इन द सेंट्रल इंडिया एंड राजपुताना। ही वॉज बेट्रेड बाय अ फ्रेंड टू द ब्रिटिश एंड वॉज हैंग्ड। तात्या टोपे 2 वर्षों तक आदिवासियों और राजपूतों के साथ मिलकर मध्य भारत में लड़ता रहा, किंतु एक मित्र की धोखाधड़ी से उसे नर्मदा किनारे चिखलता घाट पर फांसी की सजा दे दी गई। वो शिवपुरी में उनका स्थान है, वहाँ पर कहा जाता है। रीजन्स ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे और आएगा 101%, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी बात थी कि रीजन्स ऑफ फेल्यूर क्या थे। 1857 का इतना वाइड स्प्रेड वो था, रिवोल्ट था, उसके बाद भी वो फेल हो गया। क्या कारण थे? फर्स्ट, वीक लीडरशिप वीक थी, कमजोर नेतृत्व था। 80 ईयर्स के बहादुर शाह जफर थे। लोकेलाइज्ड रिवोल्ट था, स्थानीय क्रांति थी। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने एक ग्रुप या उसके रूप में इसको किया था। धोखेबाज क्रांतिकारी, डिसीवर्स थे हमारे इसमें, जयचंद बहुत सारे थे जिससे हमको धोखा मिला। लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी बात है कि संगठित नहीं थे। लीडर तो था पर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं थी। इंटरनल लेवल डिडंट टेक पार्ट इन द इंटेलेक्चुअल लेवल डिडंट टेक पार्ट इन इट। बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ट्रेडिशनल वे ऑफ द थिंकिंग, परंपरागत सोच थी, है ना, और हमारे पास ट्रेडिशनल वेपन्स थे। हम
बंदूक और तोपों के सामने धनुष और लट्ठों से लड़ रहे थे। डू नॉट हैव द वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, संगठित सेना का नहीं होना, एंड डिसिप्लिन ब्रिटिश ट्रूप्स, अनुशासित ब्रिटिश सेना थी, बहुत कम संख्या में थी, तो भी उसने रिवोल्ट को दबा दिया एक प्लानिंग के साथ। आफ्टर ऑल दिस रिवोल्ट सक्सीडेड टू द लाइट अप द अर्ज ऑफ फ्रीडम इन इंडियन। इस क्रांति ने आगे चलकर भारतीयों में आज़ादी की प्रेरणा दी और वो जलती रही और 1947 में हमको आज़ादी मिली। चलिए आगे हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858। ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हुआ। 1857 तक हम ब्रिटिश कंपनी के अधीन थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे राज कर रही थी, पर अब नेक्स्ट में हम चलेंगे, हम डायरेक्ट किसके अंडर में आ जाएंगे, हम डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्परर और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आएंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।